नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपने अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा दोस्तों कि एसएसजीडी का री एग्जाम होगा। री एग्जाम सभी बच्चों का नहीं होगा, केवल 16,185 बच्चों का री एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है, तो री एग्जाम की डेट भी घोषित कर दी जा चुकी है। 30 मार्च को आपका एग्जाम होगा, यानी हमारे पास 10 दिन बचे हुए। तो हमने स्टार्ट करी है 10 दिन 10 मॉडल पेपर सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 10 दिन 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों डेली 8 PM पर। मैं आपको बता दूं टाइमिंग 8 PM रहेगा दोस्तों। ठीक है, और इन 10 मॉडल पेपर के अंदर से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेंगे, ये 100% मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, तो क्लास को जरूर वॉच करिएगा, एक भी मॉडल पेपर पार्ट को मिस ना करिएगा दोस्तों। सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अभी तक एसएससी ने जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, जो जो अभी पहले जो शिफ्ट हुई है उन बच्चों को जो भी क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में से देखने को मिले हैं। तो हर एक मॉडल पेपर इंपोर्टेंट है और हर एक क्लास इंपोर्टेंट है दोस्तों। 10 दिन तक कंटिन्यू वॉच करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते क्लास। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है दोस्तों, जल्दी से जवाब दें। पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो बताइए अहमद खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंत तक जरूर वॉच करिएगा। आपको मैं अंत में बताऊंगा कि एसएससी किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, सितार, तबला, बांसुरी या शहनाई। बताइए अहमद खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अहमद खां बजाते हैं तबला वाद्य यंत्र। किसको बजाते हैं भाई? तबला वाद्य यंत्र। भाई अहमद खां की बात कर लिए तो प्रसिद्ध तबला वादक की भी ध्यान रखेंगे, तो जाकिर हुसैन ध्यान रखेंगे। क्या नाम ध्यान रखेंगे? जाकिर हुसैन। कुछ मैं प्रसिद्ध तबला वादक बता देता हूं जो एग्जाम में पूछेंगे आपको। ठीक है, जाकिर हुसैन बता देते हैं, जाकिर हुसैन। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां ध्यान रखेंगे, बिस्मिल्लाह खां ध्यान रखेंगे आप लोग, बिस्मिल्लाह खां ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खान और गुदई महाराज, ये 3 इंपॉर्टेंट है। और ये अल्लाह रखा खां, गुदई गुदई महाराज। ठीक है, तो ये 4 हैं जो महाराज जो आपके एग्जाम में तबला वादक वाद्य यंत्र है उससे पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, हूबहू। आप ये ना सोचे कि गुरुजी वो पढ़ा रहे, थ्योरी पढ़ा रहे। नहीं, थ्योरी नहीं पढ़ा रहे। मैं आपको वही फैक्ट बताऊंगा जो आपके हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये 100% मेरी गारंटी है, आप लोग देख लेना एग्जाम में। अभी जो एसएससी जीडी के पेपर हुए, उन मॉडल पेपर जो हमने चालू किए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चिनाब नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारालाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स, क्या राइट ऑप्शन रहेगा। बताइए जल्दी से क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा सभी बच्चे। चिनाब नदी दोस्तों सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, चिनाब नदी दोस्तों सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका उद्गम होता है दोस्तों बारालाचला दर्रा से। बारालाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा और शिपकीला दर्रा, ये तीनों की तीनों हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका उद्गम बारालाचला दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा, ये तीनों के तीनों आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर संख्या 240 हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करें। 250, 200, 450 या 350। क्या राइट ऑप्शन होगा भाई, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। किसी संख्या में 20% जोड़ने पर वो संख्या 240 हो जाती है। कमेंट करिए। प्रतिशत का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। किसी संख्या में 20% जोड़ने पर, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले तो भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/5 होती है। तो किसी संख्या में 20% जोड़ने पर दोस्तों, ये जो नीचे वाली 5 है ना, ये आपके मूल संख्या होती है ना। तो इसके अंदर 20% जोड़ने पर, यानी एक जोड़ने पर कितना हो रहा है, 6। और इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी गुरुजी? गुरुजी इसमें 6 की वैल्यू तो क्वेश्चन ने 240 दे रखी है। तो 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 240 दोस्तों। तो कितनी देखो, अगर देखा जाए 6 चौको 24 यानी 40 है दोस्तों। कितना गुना? 40 गुना हो रहा है दोस्तों। कितना गुना ये हो रहा है? 40 गुना हो रहा है। तो हमें संख्या पूछ रहा है, तो आपको 40 से गुना करना पड़ेगा 5 को मूल संख्या में। तो 4 पंचे 20 यानी 200। तो वो संख्या क्या होगी भाई? 200 होगी। तो आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? ठीक है, आज ये पहला पेपर है दोस्तों, आपका संभावित पेपर है, तो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो आपको हर एक क्लास ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 4, नीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? या हर एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी। कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या राइट ऑप्शन रहेगा। सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। नीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है।
चलिए बता देते हैं, इसका सही जवाब होगा भारतनाट्यम से दोस्तों। पहले तो मैं बताता हूँ, भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। देखिए एक तो हमने देखा भारतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार कौन है, लीला सैमसन। अब हम दूसरा नाम ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले यामिनी कृष्ण मूर्ति को ध्यान रखेंगे। यामिनी कृष्ण मूर्ति का नाम ध्यान रखेंगे भाई। भारतनाट्यम की बात करी जाए तो यामिनी कृष्ण मूर्ति तो पूछा ही जाता है, ध्यान रखिएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति है। सोनल मानसिंह, ये वो नाम बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, गारंटी है मेरी। सोनल मानसिंह का नाम ध्यान रखेंगे। और तीसरा नाम ध्यान रखेंगे रुक्मिणी देवी, ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडल है ना, ये राज्यसभा की भी सदस्य रह चुकी है, ध्यान रखिएगा, रुक्मिणी देवी। तो नीला सैमसन, यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मानसिंह और रुक्मिणी देवी, ये चारों के चारों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भारतनाट्यम से पूछे जाएंगे, प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल की, मणिपुर का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। हर एक क्वेश्चन की दोस्तों, हर एक मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आप लोगों के लिए 10 दिन 10 मॉडल पेपर चलेगी, सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं आपके एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाऊंगा, ठीक है। बस चैनल पर जुड़े रहिए, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें, अपने सभी मित्रों में शेयर करें दोस्तों। आज ये संभावित पेपर पहला मॉडल पेपर है। कमेंट करिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की बात कर रहा है दोस्तों, किसमें? भारत की बात कर रहा है, विश्व की नहीं। भारत में पंचवर्षीय योजना किसने लागू की है? मोरारजी देसाई ने, चरण सिंह ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी ने? कमेंट करिए जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा, सभी बच्चे बताएं। अगर दोस्तों विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना किसने लागू करी है? विश्व की बात करें, विश्व, ठीक है। तो सबसे पहले नाम ध्यान रखेंगे, विश्व में पंचवर्षीय योजना बात करें किसने चालू करी है, तो आप नाम ध्यान रखेंगे जोसेफ स्टालिन। क्या नाम ध्यान रखेंगे? जोसेफ स्टालिन। अगर पूछ ले तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टालिन। मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में पूछ सकता है जब यहां तक पूछ लिया, ठीक है। जोसेफ स्टालिन ने लागू करी थी दोस्तों, कब? 1928 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना, 1928 में लागू करी थी। आप ध्यान रख सकते हो 1928 में। लेकिन हमें पूछा भारत में, हमें भारत के रिलेटेड पूछा, तो भारत में भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की है दोस्तों। और कब करी? तो ध्यान रखेंगे 1951 में। 1951 में दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। जनगणना से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। 47.23%, 51.47%, 57.54% और 48.46%। बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या पूछ रहा है दोस्तों, महिलाओं की नहीं पूछी है, पुरुषों की पूछी है। कितना प्रतिशत है? कमेंट करिए भाई जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। तो बिल्कुल सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करें, सी ऑप्शन, ठीक है। तो पुरुषों की जनसंख्या पूछे तो हमें जवाब करना है 57.54% रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं महिलाओं की पूछ ले तो महिलाओं की यहां पर ध्यान रखेंगे 48.46% महिलाओं की है, ठीक है। महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की कितनी है भाई? महिलाओं की कितनी है? 48.46% महिलाओं की जनसंख्या दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी मां का एकमात्र नाती मेरा पुत्र है। दिवाकर उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहन, माता, पत्नी या नानी? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आप भी पढ़िए और सभी स्टूडेंट्स को शेयर करिए क्लास को। दोस्तों आज पहला मॉडल पेपर है, मैं सभी बच्चों को मैं ये क्लास उन सभी बच्चों को तक पहुंचनी चाहिए जो बच्चे जिनका री एग्जाम हो रहा है दोस्तों, उन सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इन क्लासों से दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है दोस्तों, उसी टॉपिक से, ठीक है। तो चलिए पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिवाकर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिवाकर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दिवाकर, लिख रहा हूं दिवाकर को, ठीक है। तो दिवाकर ने कहा उसकी मां, देखो उसकी मां का एकमात्र नाती मेरा पुत्र है। देखो उस लड़की को बोल रहा है, तो लड़की यहां पर है भाई, लड़की यहां पर है,
सॉरी स्त्री है, सॉरी स्त्री है, ठीक है, हमें स्त्री बताया तो हम स्त्री ही लिखते हैं, ठीक है, यानी कि स्त्री यहाँ पर लिख दी मैंने, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ स्त्री है और यहाँ दिवाकर है, ठीक है, समझ के करिएगा क्वेश्चन को। तो दिवाकर इस स्त्री को इशारा करते हुए बोल रहा है कि उसकी माँ, यानी स्त्री की माँ, स्त्री की माँ, ये स्त्री की माँ, स्त्री की माँ का एकमात्र नाती। अब देखो स्त्री की माँ का नाती कब होगा, जब, सॉरी हाँ, स्त्री का माँ है ना, जो स्त्री की माता है, उसका नाती कब होगा, जब स्त्री के कोई पुत्र होगा। ये देखो स्त्री का पुत्र है, ठीक है, तो उसकी माँ का एकमात्र नाती, उसकी माँ का एकमात्र नाती इस दिवाकर का क्या है, पुत्र है। तो भाई ये जब इसका पुत्र है तो पुत्र की माता कौन है, स्त्री है, और स्त्री कौन लगेगी, इसकी वाइफ लगेगी, है ना, पत्नी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो वही तो पूछा है, दिवाकर उसे स्त्री से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे उस है, ठीक है, उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है, भाई पत्नी लगेगी उसकी, क्या लगेगी, पत्नी। तो सी ऑप्शन को आप लोग बिल्कुल सटीक टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विठोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम। कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, विठोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप जल्दी से कमेंट करिए, बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल महाराष्ट्र सही जवाब जाएगा। तो भाई विठोबा उत्सव, अब देखिए महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध उत्सव हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला देखोगे आप एलिफेंटा, एलिफेंटा उत्सव दोस्तों, एलिफेंटा उत्सव भी आपके महाराष्ट्र में ही होता है। भाई गणेश चतुर्थी को कैसे भूल जाएंगे, गणेश चतुर्थी भी महाराष्ट्र का ही उत्सव है, चतुर्थी, ठीक है। तो ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। और एक गुड़ी पड़वा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुड़ी पड़वा दोस्तों, गुड़ी पड़वा बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों एसएससी जीडी के द्वारा दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है गुड़ी पड़वा, ये गुड़ी पड़वा इंपॉर्टेंट है। और एक ये एलिफेंटा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वही इंपॉर्टेंट उत्सव हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आपके एग्जाम के क्वेश्चंस आए और जो हमारे मॉडल पेपर, उनसे आप मैच कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पाटलिपुत्र को दोबारा अपनी राजधानी किस शासक ने बनाई थी दोस्तों, बताइए, बिंबिसार ने, उदयनी या फिर अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए दोस्तों ये सभी, और आप मुझे ये भी कमेंट करते हैं ये सभी के सभी किस वंश के शासक हैं, किस वंश के हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये सभी के सभी मैं बता देता हूं, ये सभी के सभी आपके हर्यक वंश के शासक हैं। इसीलिए हर्यक वंश को दोस्तों पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता क्यों कहा जाता है, पहले हम इस क्वेश्चन का जवाब कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे क्यों कहा जाता है। पाटलिपुत्र को दोबारा राजधानी किसने बनाया था दोस्तों, उदयन ने बसाया था। पाटलिपुत्र शहर अपनी राजधानी बनाया था दोबारा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उदयन दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करी, इसलिए द्वितीय पितृहंता कहा जाता है इसको। उदयन को क्या कहा जाता है, यहां पर मैं लिख देता हूं द्वितीय पितृहंता, द्वितीय पितृहंता, द्वितीय पितृहंता। अब द्वितीय पितृहंता है तो पहला प्रथम पितृहंता भी होगा, तो कौन है वो प्रथम पितृहंता, तो इस अज्ञात, देखो उदयन का पुत्र, उदयन किसका बेटा था, अज्ञातशत्रु का, जिसकी उसने अपने पिता की हत्या कर दी, अज्ञातशत्रु की। अब अज्ञातशत्रु किसका पुत्र था, बिंबिसार का, और इसने किसकी हत्या करी, बिंबिसार की दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बिंबिसार अपने बड़े पुत्र दर्शक को अपने राजा उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, तो इसलिए छोटा भाई अजातशत्रु को ये बात नहीं समी, तो इसने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी। तो ये प्रथम पितृहंता ये है, ये प्रथम पितृहंता, प्रथम पितृहंता, ठीक है, पितृहंता। और ये उदयन दूसरा द्वितीय पितृहंता है। तो पाटलिपुत्र को इसी ने बसाया था और अपनी राजधानी भी बनाई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 हो जाता है तो मूल ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। बताइए दोस्तों, यदि किसी धन का 8% दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें, 1200, 1100, 1500 या 1300। क्या राइट ऑप्शन होगा, भाई सभी को पता है, सभी को पता है, सभी बच्चे जानते हैं कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। भाई सभी बच्चे जानते हैं कि दर बराबर समय बराबर साधारण ब्याज होता है। तो चलिए, तो दर कितनी दे रखी है, 8%, तो दर को दर के नीचे लिखिए 8%, समय कितना दे रखा, 5 वर्ष का करिए। तो अब मुझे बताइए क्या होगा, 8 और 5 40, यानी 40% क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज कितना होगा भाई, 40%। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ने कितनी दी है, उसकी वैल्यू 440 दी है। तो 40% की वैल्यू 440 की है, तो 1% की वैल्यू निकालिए। तो करिए यहां पर, तो यहां पर सॉल्व कर दीजिए। तो 40% की वैल्यू
440 दे रखी है, तो 440 में आपको 40% का गुणा करना है, 100%, 1% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 0 से 0 गया, ये जाएगा 11 बार, और 11 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 आंसर आएगा। तो बताइए इजी क्वेश्चन बना कि नहीं बना? तो आपके लिए कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? 1100 यानी बी ऑप्शन। तो आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही, क्लास को लाइक करते ना सभी स्टूडेंट्स। रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया। बताइए 0 से 7, 7 से 26, 26 से 63, क्या ऑप्शन रहेगा, क्या रिलेशन बन रहा है? कमेंट करें भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं एज इट इज वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा स्पेस सही नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 0 थोड़ा स्पेस देख के थोड़ा लिख देते हैं। 0, 7, 26 एंड 63, और अगला वाला अपन को निकालना है। तो चलिए देखिए 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 को हम 1 का क्यूब करेंगे और उसमें 1 ही माइनस करेंगे। तो इसमें भी 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे और इसमें 1 माइनस करेंगे। यहाँ पर भी 3 का क्यूब करेंगे, 1 माइनस करेंगे। यहाँ पर भी 4 का क्यूब करेंगे, 1 माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 5 का क्यूब करिए, 1 माइनस करिए, ठीक है। ये बनेगा रिलेशन आपके। देखिए कैसे, देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है और 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0 बिल्कुल बन रहा है। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 1 माइनस करेंगे, 7 बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये सभी सॉल्व करना है। तो देखिए 5 का क्यूब 125 होता है, और 125 में से 1 माइनस करेंगे तो जवाब निकल कर आता है 124। तो 124 किस ऑप्शन में? बिल्कुल ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन सटीक ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया सभी को? समझ में आया दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा किन टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना, अगर एसएससी डी जिन बच्चों को हो रही है री एग्जाम, उनको किन बच्चों को किन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट टिक कर लें, आईएमपी टिक कर लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताइए 914, 919, 921 या 943? कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? सभी बच्चे बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे एक ही ऑप्शन करें। 919 था दोस्तों। 919, कहीं कहीं जगह दोस्तों 918 भी दे रखा है, कहीं कहीं जगह, है ना। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। तो 919 सही रहेगा। पहले आप 919 को टिक करिएगा अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो, ठीक है। तो देखिए 919 था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम बात कर लें 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था लिंगानुपात, 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था लिंगानुपात, तो ध्यान रखेंगे पहले ये था, आप ध्यान रख सकते हैं 921 था दोस्तों। कितना था दोस्तों? 921 नहीं, 927 था, 927 था दोस्तों, क्षमा चाहता हूं, 927 था। ये घटकर अब 918 रह गया है दोस्तों, है ना। ये घटकर अब कितना रह गया है? 918, यानी 918 घटकर रह गया। 2001 में 927 था और 2011 में ये 918 रह गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था? मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल पर आधारित थी? समग्र उत्पादन फलन, बुनियादी विकास मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल या नवशास्त्रीय विकास मॉडल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का जवाब, क्या सही जवाब जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था? तो सभी बच्चे टिक करेंगे, हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल को प्रथम पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल ठीक पता चल गया कि हेरोड डोमर मॉडल है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको किसके नेतृत्व में लागू किया गया, किसके नेतृत्व में? तो आप ध्यान रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो किसके नेतृत्व में लागू किया अपने भारत में? नेतृत्व, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये इनके नेतृत्व में ये लागू किया गया। कब? इसके डेट ध्यान रखेंगे 1951 से लेके लगभग अगर देखा जाए 56 तक था दोस्तों, ठीक है, 1956 तक, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का पहला मॉडल कौन सा था? हेरोड डोमर मॉडल। किसके नेतृत्व में ये लागू किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? अब आप ये मत सोचिए कि गुरुजी थ्योरी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये थ्योरी नहीं दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अपने माइंड से ये दिमाग क्लियर निकाल दें कि गुरुजी इसमें तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं इस क्लास में। नहीं, थ्योरी नहीं है। आप अगर देख लीजिए, जब जिस बच्चे का 30 मार्च को एग्जाम है वो पहले एग्जाम में देख लेगा कि कितने क्वेश्चन देखने को मिले मॉडल पेपर से, ठीक है।
तो मैं बता रहा हूँ, थ्योरी नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप कंटिन्यू वॉच करिए, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, ध्यान से देखिएगा। तो गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? पंजाब का, सभी बच्चे जानते हैं। अब पंजाब के कुछ प्रमुख लोक नृत्य ध्यान रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पंजाब में ध्यान रखेंगे भाई भांगड़ा, बहुत बार पूछा जाता है भांगड़ा, है ना। भांगड़ा नृत्य दोस्तों पंजाब का है। और एक और इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है सम्मी, सम्मी भी बहुत बार पूछा गया है एसएससी जीडी वालों की तरफ से, ठीक है, सम्मी हो गया। और आपको और ध्यान रखिएगा भांड, भांड लोक नृत्य भी आपका गिद्धा में ही किया जाता है, भांड भी गिद्धा पंजाब में ही होता है दोस्तों, ठीक है। और एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है डफ, डफ, ये डफ, ये जो डफ है ना, डफ, ये नृत्य भी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया डफ नृत्य भी। तो ये भांगड़ा, सम्मी, भांड, डफ और गिद्धा, ये पांचों के पांचों नृत्य आप पंजाब से ध्यान रखेंगे जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। निम्न में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति का शब्द का उपयोग किया था दोस्तों? बताइए दोस्तों, निम्न में से किसने भारत में क्रांति उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स। हर एक स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बिल्कुल सभी बच्चे स्वामी एमएस नाथन को ध्यान रखेंगे, एमएस स्वामीनाथन को ध्यान रखेंगे, जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है भाई? भारत में बात कर रहा हूं मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को दोस्तों। अब भारत की बात कर ली तो विश्व में किसको कहा जाता है? विश्व में तो ध्यान रखेंगे, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, जो पहला ही ऑप्शन दे रखा है। विश्व में अगर बात कर लें तो नाम ध्यान रखेंगे नॉर्मन बोरलॉग, क्या ध्यान रखेंगे? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट और बता देता हूं दोस्तों, मैं आपको अलग पेज पे बता देता हूं कि जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति में किस फसल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ? हरित क्रांति में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप मजाक में ना ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति में किस फसल को फायदा हुआ था? किस फसल को हुआ? तो भाई वो है गेहूं। और किस राज्य को हुआ भाई? तो वो भी ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गेहूं है भाई। कौन है? गेहूं है वो फसल, ठीक है। और वो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य चुना गया था भाई? पंजाब है भाई, पंजाब को फायदा हुआ था, पंजाब राज्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपसे हरित क्रांति में। मैं बता देता हूँ क्या पूछ सकता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामी एमएस नाथन को। विश्व में किसको कहा जाता है? विश्व में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और हरित क्रांति से किस फसल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ? तो गेहूं है। किस राज्य को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ? तो पंजाब है, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन पूछेगा और इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन 16, ग्रैमी पुरस्कार का सबसे पहले किस भारतीय को मिला दोस्तों? बताइए सबसे पहले किस भारतीय को मिला है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकटस रमन, पंडित रविशंकर या सी राम गोपालचारी? कमेंट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये दो नाम देख रहे हैं आप, सर्वपल्ली राधाकृष्ण है ना, और चंद्रशेखर वेंकटस रमन, और ये सीवी गोपालचारी, यानी ABD, ये जो ABD देख रहे हैं, इन्हीं को दोस्तों भारत रत्न मिला है दोस्तों। इन सबको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राम गोपालचारी और चंद्रशेखर वेंकटस रमन, ठीक है। तो इनको दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों 1954 में हुई है, शुरुआत इसकी 1954 में हुई है। तो इसमें से पंडित रविशंकर को दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला है? पंडित रविशंकर को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए क्लास को शेयर करें अपने सभी मित्रों तक। आज ये पहला संभावित पेपर है जो एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। द लाइफ डिवाइन सावित्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, पंडित नेहरू, MK गांधी या अब्दुल कलाम? कमेंट करें भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूँ, IMP, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो द लाइफ डिवाइन सावित्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करिएगा सभी बच्चे, एक ही ऑप्शन टिक कर रहे हैं, अरविंद घोष, बिल्कुल सही जवाब है। तो द लाइफ डिवाइन सावित्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके डाइस रीजनिंग से है, बी का विपरीत फलक बताइए।
4 ऑप्शन आपके सामने भाई। बी का विपरीत फलक बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइस का, जल्दी से बताएं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो बी किस में आ रहा है, किस में सेम सेम मिल रहा है। बी वाला जो है ना, जिसमें बी दे रखा है उसमें ये देखिए किन 2 डाइस में सेम सेम देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखो ए और डी देखने को मिल रहे हैं, ए और डी, यानी हम पहले इनका कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो इनका कंपेरिजन करें भाई, बी का विपरीत निकालना है। इसमें सेम पहले क्या मिला, पहले हम डी से काउंट करेंगे। डी का ए है, यहाँ पर देखिए डी का ए विपरीत है और ए का एफ विपरीत है। अब इसमें देखिए, इसमें हम कहाँ से देखेंगे, इसमें हमने किसमें डी का देखा, यहाँ पर देखो डी का कौन विपरीत है, डी का विपरीत देख लो यहाँ पर। दोस्तों हम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, हम इसमें इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, जब हमें कंसेप्ट ही पता। भाई कंसेप्ट क्या पता है, हमने कंसेप्ट क्या सीखा, जब 2 डाइस में अगर सेम सेम मिलते हैं तो जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ये दिमाग तो हमने देखा ही नहीं है ना, ये कंसेप्ट ध्यान रखना आपको। चलिए मैं वापस बताता हूँ इस कंसेप्ट में क्या है। आप लोग भले नोट करना चाहें तो नोट कर लें। जब डाइस में जब 2 सेम सेम मिलते हैं, 2 सेम सेम दिख जाते हैं, तो उसमें जो बचे हुए होते हैं यानी कि एफ और बी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये ए और डी इसमें दोनों में सेम है। तो भाई एफ का विपरीत क्या होगा, बी होगा दोस्तों, मतलब बी का विपरीत एफ होगा। तो ए ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। रस्ट को WVXU लिखा जाता है तो उसी भाषा में QUIZ को क्या लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कमेंट ऑप्शन में इसका जवाब क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। RUST, यहां पर लिखता हूं WVX और U। देखिए ध्यान से देखिएगा, R आता आपके 18 पर, U आता आपके 21 पर, S आता आपके 19 पर, T आता आपके 20 पर, W आता 23 पर, V आता आपके 22 पर, X आता है 24 पर, U आता है 21 पर। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यूज बता दी है। यहां से गैप, यहां से आपको गैप देखने को मिल रहा है, यहां से देखिएगा। अब मैच करिए, 18 से 21 यानी +3 हुआ, गुरुजी बिल्कुल सही है। 21 से 22 नहीं, 21 से 24 यानी यहां पर भी 3 प्लस देखने को मिल रहा है। 19 से अगर आप देखें, यहां पर वी आता आपके 22 पर आता है ना, 19 से 22 यानी यहां पर भी 3 देखने को मिल रहा है। 20 से 23 यहां पर भी 3 देखने को मिल रहा है, यानी कि जो लास्ट डिजिट है वहां पर सब में 3 देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लिख लेते हैं क्विज को। नेक्स्ट पेज पर हम लिखेंगे क्विज को, QUIZ। तो Q आता आपके 17 पर, U आता आपके 21 पर, I आता है 9 पर, Z आता है 26 पर। ठीक है क्विज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। तो कैसे करेंगे आप लोग दिमाग लगाइए। देखिए यहां पर आपके 17 था और जो लास्ट वाला उस नंबर आ रहा था उसमें 3 प्लस होके आ रहा था, तो 17 में 3 जोड़ेंगे 20, और 20 पर क्या आता है, T आता, तो लास्ट में T आएगा। तो ये था 21, ठीक है। 21 में 3 जोड़ेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 23, और लास्ट में क्या आएगा, 23 पर क्या आता है, W आता, नहीं 24 आएगा, सॉरी 24 आएगा। ठीक है, माय मिस्टेक, यहाँ पर थोड़ा हम सही लिख दे, 24 आएगा। क्या आएगा, 24 आएगा। 24 पे X आता है। ठीक है, I आता है 9 पर, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 9, 10, 11, 12, और 12 पर क्या आता है, सभी को पता है भाई 12 पे क्या आता है, 12 पर L आता है, गुरुजी L आता है 12 पर, बिल्कुल सही है। और 26 में, ठीक है, तो पहले तो आप ये देखिए लास्ट में 3 डिजिट क्या मिली हमें, LXT। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन को देखिए LXT किस में दिख रहा है, LXT एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सभी बच्चे जिनको आता है कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे इस क्लास क्वेश्चन का। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों नीलकंठ महादेव जी का मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर पूछा जाता है एग्जाम में, SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए नीलकंठ महादेव जी का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो भाई बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई क्लास को शेयर कर दें एक बार सभी स्टूडेंट्स, एक बार क्लास को अपने उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए जो बच्चे री एग्जाम दे रहे हैं 30 तारीख को। ठीक है, हर एक क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, पूरा का पूरे पेपर के क्वेश्चन इन्हीं मॉडल पेपर में से फंसा दूंगा, ध्यान रखिएगा आप। बस हर एक क्लास को देखेंगे, डेली 8 PM पर जुड़ेंगे। ठीक है, और जो भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। भाई टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें, वहां पर इस क्लास की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगी। चलिए नीलकंठ महादेव जी का मंदिर देख लेते हैं। भाई नीलकंठ महादेव जी का मंदिर आप लोग उत्तराखंड में टिक करेंगे। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं आपको, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको सबसे फेमस बता दूं, पहले केदारनाथ मंदिर, ध्यान रखिएगा। मैं यहां से ब्लैक पेन से लिखता हूं केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ का मंदिर ध्यान रखेंगे। और एक रेड पेन से वापस एक मंदिर और लिखता हूं केदारनाथ के बाद आप ध्यान रखेंगे सूरजकुंड देवी मंदिर, बहुत बार पूछा जाता है सूरजकुंड देवी मंदिर, सूरजकुंड देवी मंदिर, सूरजकुंड देवी मंदिर बहुत बार पूछा गया है।
और देखिए, दो तो हम देख चुके हैं, तीसरा देखिए, तीसरा ध्यान रखिए मनसा देवी, बहुत बार पूछा गया, ये भी है मनसा देवी, मनसा देवी, मनसा देवी मंदिर भी ध्यान रखेंगे। और आप उत्तराखंड का ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, नंदा देवी, क्या ध्यान रखेंगे, नंदा देवी, नंदा देवी मंदिर दोस्तों। ये 5 के 5 4 ये रहे और एक 5 नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। तो भाई आप उत्तराखंड के ये 5 मंदिर कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, रट लो, एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस घराने से है, बनारस, दिल्ली, पटियाला, जयपुर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी देखने को मिल सकता है भाई, ध्यान रखिएगा, ये घराने से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं उन्हीं पैटर्न पर लेके आया हूं जो अभी 2024 में जिन बच्चों ने एसएससी जीडी के एग्जाम दिए हैं, जिनके दोस्तों जिनका री एग्जाम नहीं है, जिन्होंने बच्चों ने दिए, उन शिफ्टों में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टॉपिक से आधारित पर मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरी क्लास जरूर देखिएगा, हर एक मॉडल पेपर को जरूर से पढ़कर जाइएगा 30 तारीख को दोस्तों, ठीक है। तो बताइए बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों, बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस घराने से है। तो बिल्कुल सही जवाब है बनारस घराने से दोस्तों। किस घराने से है भाई, बनारस घराने से है भाई। बनारस घराना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे, बनारस घराने से। अब बनारस घराने से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का तो संबंध है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे किशन महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट है। किशन महाराज का संबंध किस घराने से है, तो वो है बनारस घराना। किशन महाराज, किशन महाराज भाई इनका किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ध्यान रखिए, तबला वादक बजाते हैं, तबला बजाते हैं भाई, तबला वादक हैं ये, ध्यान रखिएगा किशन महाराज। और कौन है भाई गुरुजी, और कौन है, तो ध्यान रखेंगे मदन मोहन, बहुत बार पूछा जाता है मदन मोहन, मदन मोहन, मदन मोहन, मदन मोहन का भी संबंध आपके ध्यान रखेंगे किस घराने से है, तो नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, बनारस घराना। और ये किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो ध्यान रखिए पखावज को बजाते हैं, पखावज है ना, पखावज, ध्यान रखिए पखावज वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ठीक है। और बात कर ले बनारस घराने की, एक और पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, वो है पंडित रविशंकर। क्या पूछा जाता है, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर है दोस्तों। और किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं ये, तो सितार वादक है भाई, सितार वादक है, सितार वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बनारस घराने से नाम है जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था किन किन टॉपिक से एसएससी जीडी ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, मैं आपको लिखवा देता हूं, नोट करिएगा ध्यान से। पहला टॉपिक ध्यान रखेंगे 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना दोस्तों, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना। और दूसरा टॉपिक ध्यान रखेंगे आप लोग पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपोर्टेंट क्लास है, नोट करते रहिए। तीसरा टॉपिक ध्यान रखेंगे अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद दोस्तों। ये इस क्वेश्चन में एक भी लेके नहीं पाया हूं, कल की क्लास में आपके लिए संविधान के अनुच्छेद से भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। संविधान अनुच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान के अनुच्छेद में जीके जीएस का बता रहा हूं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन इनसे, ठीक है। चौथा टॉपिक ध्यान रखेंगे, हमने गणना की बात कर ली, मंदिर और उत्सव, मंदिर और उत्सव, मंदिर ध्यान रखेंगे, मंदिरों से संबंधित। और अगले पेज पर लिखवा देता हूं उत्सव। पांचवा टॉपिक है उत्सव और त्योहार, त्योहार और उत्सव से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, त्योहार और उत्सव, उत्सव, त्योहार और उत्सव। छठा टॉपिक ध्यान रखेंगे आपके पुरस्कार, पुरस्कार से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पुरस्कार, पुरस्कार से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और सातवां आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शास्त्रीय नृत्य दोस्तों। यहां पर मैं इंपोर्टेंट टिक लगा देता हूं रेड पेन से, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे भर भर कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपको मस्ट नीडेड है, पढ़कर ही जाना है। और डेली बेसिस पर मैं आपकी इन टॉपिक से प्रैक्टिस कराऊंगा, बस जुड़े रहिए चैनल से, ठीक है। तो मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में, इन मॉडल पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रकार का डाउट हो, तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया हुआ, आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपके दोस्तों 10 दिन बचे हुए, 10 दिन 10 मॉडल पेपर, 10 दिन 10 मॉडल पेपर, और इन्हीं मॉडल पेपर से क्वेश्चन फंसा दूंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। एक भी क्लास को, एक भी मॉडल पेपर को मिस नहीं करना है, कंटिन्यू 10 दिन तक। जो बच्चों री एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लोग
क्लास चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे भाई, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास लेके आओ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको ही भेजे दोस्तों। क्लास का टाइम 8 PM रहेगा दोस्तों। क्लास का टाइम मैं बता देता हूं, हमारी क्लास का टाइम डेली 8 PM रहेगा। सभी बच्चे जुड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, सभी बच्चों को जुड़ना है। और क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है दोस्तों। सिर्फ आप लोगों के लिए मॉडल पेपर सीरीज चालू करी है दोस्तों, कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। एक लाइक तो बनता, लाइक कर दें। आप भी देखिए, सभी मित्रों को शेयर करिए। आज ये संभावित पेपर पहला है, सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो बच्चे री एग्जाम दे रहे हैं एसएससी जीडी का। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का दोस्तों। क्यों आप टेलीग्राम चैनल को क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर दोस्तों, जुड़ना ना भूलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।